अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए और उनके बारे में पढ़ने के लिए, उनकी डाइवर्सिटी को समझने के लिए साइंटिस्ट को लगा कि अब हमको उन्हें अलग अलग क्लास में डिवाइड करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को ही हमने क्लासिफिकेशन कह दिया। तो इसके लिए दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकें। क्यों ज़रूरत पड़ी इस क्लासिफिकेशन की? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड, शेल्टर और क्लोथिंग प्रोवाइड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए वो थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एक साइंटिफिक अटेम्प्ट दिया था क्लासिफिकेशन पे। मतलब इनसे पहले जो भी आए थे क्लासिफिकेशन के बारे में बताने के लिए, जिन्होंने भी अपने अपने टाइप का क्लासिफिकेशन दिया था, वो साइंटिफिक बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं था। तो अरिस्टोटल वो थे जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस दिया और इन्होंने क्या किया, प्लांट को सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में डिवाइड कर दिया। तो प्लांट्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया था ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। उसके बाद एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड किया दो ग्रुप में। एक तो थे जो कि रेड ब्लड वाले थे और दूसरे थे जिनके पास रेड ब्लड नहीं था। अब रेड ब्लड नहीं होने का मतलब क्या है? रेड ब्लड नहीं होने का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास रेड पिगमेंट नहीं होता है, जैसे कि इंसेक्ट, जैसे कि कॉकरोच, उनके पास क्या होता है? उनके पास ब्लड होता है लेकिन वो हीमोलिम्फ की फॉर्म में होता है जो कलरलेस होता है। ठीक है। उसके बाद लिनेनियस आए, अरिस्टोटल के बाद लिनेनियस आ गए। उन्होंने अपना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने कहा कि एक प्लांटे का ग्रुप होता है, दूसरा एनिमेलिया होता है। जो प्लांटे हैं उसमें नॉर्मल उन्होंने प्लांट्स वगैरह रखे और एनिमेलिया में एनिमल्स रखे। लेकिन दिक्कत क्या आई? अब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, दुनिया के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस क्लासिफिकेशन के अंदर आ ही नहीं पाए। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो या तो दोनों टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे। कभी सेल वॉल का डिफरेंस आ गया, कभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफरेंस आ गया। तो इसकी वजह से इनका सिस्टम जो था वो लंबे समय तक तो बिल्कुल नहीं चल पाया। अगर कोई पूछे कि इनके सिस्टम में दिक्कत क्या थी, इनके सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे जिसकी वजह से ये सारी दिक्कत आई, तो सबसे पहली बात तो इनके सिस्टम ने बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं किया यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में। ये यही नहीं बता पाए कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास एक सिंगल सेल होता है, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास मल्टी सेल होता है। तो ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। ये नहीं बता पाए कि किनके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाला सेल है, किनके पास एक प्रिमिटिव वाला सेल है जैसे कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। उसके साथ ये भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि जो फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गे होती है और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजी होती है, इनमें भी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि कौन अपना खाना खुद बना रहा है और कौन दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। तो ये 3 चीजें जब ये नहीं बता पाए तो हमने कह दिया कि भाई इनका ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ये लंबे समय के लिए काम का नहीं है, ये हमारे लिए इनएडिक्वेट है। तो इसके बाद आर.एच. व्हिटेकर आए, उन्होंने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। हालांकि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वगैरह भी आए थे, बट यहाँ पर हम एनसीईआरटी में लिनेनियस के बाद डायरेक्ट आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। लेकिन ये जो लिनेनियस का क्लासिफिकेशन था, इसमें क्या हुआ, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल नीडेड वॉज फेल्ड फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर जिसकी बेसिस पे डिफरेंशिएट प्रॉपर नहीं हो पाया, नेचर ऑफ सेल वॉल किस टाइप की है, काइटिन की बनी है, सेलुलोज की बनी है, हेमिसेलुलोज की बनी है, पेक्टिन की बनी है, ये नहीं बता पाए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, कौन हेटेरोट्रॉफिक है, कौन पैरासिटिक है, कौन सेप्रोफिटिक है, कौन ऑटोट्रॉफिक है, कौन कीमो ऑटोट्रॉफिक है, ये सब क्या होता है ये हम आगे डीपली पढ़ेंगे। हैबिटेट कैसा है, कौन एक्वेटिक है, कौन टेरेस्ट्रियल है, कौन सर्दी वाली जगह में रहना प्रेफर करता है, कौन डेजर्ट वाले टाइप में एरिया में रहना प्रेफर करता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फ्रेगमेंटेशन करने वाले होते हैं, कुछ बडिंग करते हैं, किसी में रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, खुद कोई भी, लाइक अमीबा वगैरह। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी होता है उसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन होती है। मतलब जब उन्होंने अपने प्रोजेनी वगैरह बना लिए, जब वो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ग्रोथ करेगा तो वही उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो जाता है उसमें। और दूसरा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्या होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है, यानी कि वो रिलेशन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक जनरेशन टू जनरेशन होता है।
आज हम जैसे दिख रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी पहली जनरेशन वाले लोग या पहली जनरेशन वाले ऑर्गेनिज्म कैसे दिख रहे थे, तो वो फाइलोजेनी के ऊपर डिपेंड करता है। ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म हमारे हैकल ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि फाइलोजेनी टर्म किसने दिया था? तो हैकल ने दिया था। ये सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये वाला पेज यहाँ पर खत्म होता है। इस पेज में हमने क्या पढ़ा हम उसे एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहला अटेम्प्ट किसने दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था, अर्लीस्ट अटेम्प्ट। उसके बाद प्लांट्स आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं प्लांट्स को डिवाइड कर देता हूँ ट्रीज में, शर्ब्स में और हर्ब्स में। उसके बाद उन्होंने कहा मैं एनिमल्स को डिवाइड कर देता हूँ ब्लड कलर के बेसिस के ऊपर, एक जिनके पास रेड वाला है, एक जिनके पास नॉन रेड वाला है। अब जिनके पास नॉन रेड है जैसे कि हीमोलिम्फ इन कॉकरोच, ये सारी चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम उनके रिलेटेड चैप्टर्स के अंदर और पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट उसके बाद आ गए थे लिनेनियस। लिनेनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने बताया प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। अब इनकी दिक्कत क्या आ गई थी? ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में। ये फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, नहीं बता पाए कि कौन से यूकैरियोटिक होते हैं, कौन से प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो थे इनके क्लासिफिकेशन के अंदर दोनों ही कैटेगरी के अंदर नहीं आ पाए। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये इनएडिक्वेट हो गया लॉन्ग टाइम यूज के लिए, कि अब इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आना जरूरी हो गया। अब जो नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस चैप्टर की, जहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम PYQs आ रखे हैं, तो वो है हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. विटेकर ने दिया था 1969 में। R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था। ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले इस टेबल को देखते हैं। R.H. विटेकर ने कहा कि मैं 5 किंगडम्स में पूरे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहा हूँ। पहला होगा मोनेरा, दूसरा होगा प्रोटिस्टा, तीसरा होगा फंजी, फोर्थ होगा हमारा प्लांटे एंड देन आएगा एनिमेलिया। तो इनको किस किस बेसिस पे डिवाइड किया? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सेल देखूं दोनों का कि भाई सेल टाइप कैसा है इनका, तो सिर्फ मोनेरा ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ मोनेरा ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक है, यानी कि इनके पास एक ऐसा सेल है जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड बिल्कुल नहीं होता है, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, इनके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो सिर्फ थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, DNA ये सब होता है, लेकिन एक प्रॉपर जो न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में मिलता है वो इनमें नहीं मिलता। इनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले नहीं मिलते हैं। ये सब चीज़ें हम सेल चैप्टर में डीपली फिर से पढ़ेंगे। अभी मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। एक ऐसा सेल जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में है, जो ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू वो यूकैरियोटिक सेल जो आगे के ऑर्गेनिज्म में हमें मिलेगा। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? जैसे कि हमें प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटे और एनिमेलिया के अंदर मिल रहा है। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसके पास अच्छी सी बाउंड्री है, यानी कि इसके पास जो है अच्छी से मेम्ब्रेन आएगी, इसके ऑर्गेनेले में स्टोन प्रोटीन वगैरह होंगे, अच्छा सा वेल डेवलप्ड इनके पास न्यूक्लियस होगा और अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं। अब ध्यान रखो ये जो सेल वॉल वाला स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जो मोनेरा होता है, मोनेरा के अंदर जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोसिक होती है, लेकिन प्लांटे के अंदर जो सेल वॉल है वो सेलुलोसिक होती है, यानी कि सेलुलोज काइंड के मटेरियल से इनकी सेल वॉल बनी होती है। मोनेरा की इनसे नहीं बनती है। मोनेरा की सेल वॉल के अंदर बेसिकली पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड होते हैं मोनेरा की सेल वॉल के अंदर। अब जो प्रोटिस्टा होता है उसके अंदर सेल वॉल किसी में होती है और किसी प्रोटिस्ट में नहीं होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि हर एक प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल होती है, ये भी नहीं कहेंगे कि किसी भी प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल नहीं होती, किसी में होती है किसी में नहीं होती है। जैसे कि यूग्लिनॉइड्स की जब हम बात करेंगे, वैसे जब वो प्रोटिस्ट आएगा तब हम डीपली समझेंगे, तो अब आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएगी वो चीज़ें। तो अभी हम देखते हैं फंजी में क्या सिस्टम होता है। फंजी का स्पेशली याद रखना काइटिन की सेल वॉल होती है। सेल वॉल फंजी और प्लांटे दोनों में होती है, लेकिन प्लांटे में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है, जबकि फंजी में जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी है। ये डिफ्रेंशिएट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये डिफरेंस साइंटिस्ट को नहीं पता था तब इन्होंने इन दोनों को एक ही कैटेगरी प्लांट के अंदर रख दिया था, सिर्फ ये देख के कि फंजी में भी सेल वॉल है और प्लांट में भी सेल वॉल है।
लेकिन जब बाद में पता चला कि दोनों की सेल वॉल अलग अलग मटेरियल से बनी है, तो फंजी को एक अलग किंगडम का नाम दे दिया जिसका नाम था किंगडम फंजाई, जो आर.एच. व्हिटेकर ने बताया। ठीक है, उसके बाद आ गए थे हमारे एनिमेलिया। अब एनिमेलिया के पास एनिमल्स है, ह्यूमंस है, तो सब में क्या था, एक यूकैरियोटिक सेल था, लेकिन इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ये ध्यान रखना, लेकिन मोनेरा के अंदर सेल वॉल है। मतलब सेल वॉल किसके अंदर नहीं है, पांचों किंगडम में से तो सिर्फ एनिमेलिया वाले किंगडम में जिसके अंदर सेल वॉल नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मैंने क्या कहा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके पास न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो ऑब्वियसली सिर्फ मोनेरा ही ऐसा होगा जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। लेकिन बाकी सब क्योंकि यूकैरियोट्स हैं तो उन सबके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। उसके बाद जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोनेरा क्योंकि प्रिमिटिव टाइप के थे तो इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन था। यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी, बट हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी प्रोटिस्ट के अंदर भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद फंजी आए, फंजी के अंदर क्या हुआ, सेल मिले, टिश्यू बना, लेकिन लूज टिश्यू के फॉर्म में उनका ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद प्लांटे आए, प्लांटे और एनिमेलिया के पास टिश्यूज थे, ऑर्गन थे, लेकिन ऑर्गन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एनिमेलिया वाले किंगडम के अंदर था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो मोनेरा होता है, मोनेरा के अंदर हमें देखते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। ऑटोट्रॉफिक के अंदर हम देखते हैं कि कीमोसिंथेटिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, कीमोसिंथेटिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना बनाएगा वो सनलाइट या प्लांट्स जैसी चीजों की, मतलब सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सब का यूज करके नहीं बना रहा है, लेकिन इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके, केमिकल्स का यूज करके जब खाना बनाया जाएगा तो उसे कीमोसिंथेटिक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। अब जिन जिन मोनेरा के ऑर्गेनिज्म के पास हायर प्लांट्स लाइक पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल ए का पिगमेंट होगा, वो सारे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए वो फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास भी पिगमेंट नहीं है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, तो वो हेटेरोट्रॉफिक होंगे। हेटेरोट्रॉफिक में एक होते हैं सेप्रोफिटिक, दूसरे होते हैं हमारे पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डीकेइंग वाले के ऊपर अपना न्यूट्रिशन डिपेंड करते हैं, मतलब जो सिर्फ मरे हुए ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, मरी हुई चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन पैरासिटिक वो होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के या तो ऊपर या फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके रहेंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए, वो हो गए पैरासिटिक। अब देखो, सबसे पहले ये ध्यान रखो, मोनेरा ही एक अकेली ऐसी किंगडम है जिसके अंदर हर एक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें देखने को मिलेगा वो भी हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, मोनेरा ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसी कौन सी किंगडम है जिसके अंदर मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो वो मोनेरा होती है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा अपना खाना खुद बनाते हैं, सारे प्रोटिस्ट नहीं बनाते हैं। प्रोटिस्ट के अंदर हम ऑटोट्रॉफिक भी देखते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी देखते हैं। प्रोटिस्ट के अंदर हम देखते हैं कि अगर ऑटोट्रॉफिक होगा तो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक होगा, कीमोसिंथेटिक नहीं होगा। ठीक है, और जो प्रोटिस्ट के अंदर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फंजी। फंजी और एनिमेलिया, आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से फंजी और एनिमेलिया ही ऐसी 2 किंगडम है जो सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है, यानी कि ये अपना खाना बिल्कुल भी खुद नहीं बना सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक के अंदर जो फंजी होगी वो फंजी एक तो सेप्रोफिटिक होगी, दूसरी वो फंजी पैरासिटिक हो सकती है। अब जो एनिमेलिया है उसके अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 चीजें होती है, एक तो सेप्रोफिटिक, दूसरा हो सकता है होलोजोइक। होलोजोइक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना लेगा, अपने मुंह में डालेगा और फिर डायरेक्ट खा लेगा, इंजेशन एंड देन डाइजेशन, वो हो गया हमारे होलोजोइक मोड में। दूसरा हो गया सेप्रोफिटिक वाला मोड जिसमें डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए। अब एनिमेलिया कैसे पैरासिटिक शो करेगा, है ना, तो वो इसके अंदर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं प्लांट। अब हम सबको पता है प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट ही जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक है और वो भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ये हो गया बिल्कुल क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो क्वेश्चन बन सकती हैं इस टेबल में से, एक तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर के ऊपर कि कौन से किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल है, कौन से मटेरियल से बन रखी है।
ठीक है। दूसरा पूछ सकते हैं कि किसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एनिमेलिया के अंदर है। तीसरा पूछ सकते हैं इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप का है, तो जो मोनेरा होगा उसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ मिलेगा आपको कि मोनेरा ऑटोट्रॉफिक भी है, मोनेरा हेटेरोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक में वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक के अंदर वो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूड होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक है तो वो सेप्रोफिटिक भी हैं और पैरासिटिक भी है। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन तो हमारा मोनेरा शो कर रहा है। उसके बाद जो हमारा प्रोटिस्टा है वो फोटोसिंथेटिक भी होता है और हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। अब क्या होता है ना, प्रोटिस्टा के अंदर भी अलग अलग क्लासेस होती है। कुछ क्लासेस होती है जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करती है, कुछ क्लासेस ऐसी होती है जो सिर्फ डिपेंडेंट होती है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। और एक क्लास तो ऐसी भी है प्रोटिस्टा के अंदर जो दोनों टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है, तो तभी हम उसको मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो जब हम प्रोटिस्टा का चैप्टर पढ़ेंगे, जो प्रोटिस्टा का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं वो समझाऊंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन बन सकती है, जो क्वेश्चन मैंने मेरे टाइम दिया था और वो गलत हुआ था, वो ये, वैसे मॉक टेस्ट में गलत हुआ था बस, तो वो है हमारा फंजी और एनिमेलिया ही एक ऐसे किंगडम है जिनके अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो होता है। तो ऊपर वाली टेबल अच्छे से लर्न हो गई। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे आर.एच. विटेकर ने क्या किया था। तो आर.एच. विटेकर आए, उन्होंने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया। इन्होंने कहा कि मैं किंगडम को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी और प्लांटे और एनिमेलिया के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। उसके बाद उन्होंने जिस बेसिस के ऊपर डिवीजन दिया वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आर.एच. विटेकर ने 5 बेसिस लिए कि मैं इन बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करूंगा। पहला था इनका कि इन्होंने सेल का स्ट्रक्चर देखा कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो वो प्रोकैरियोट है या फिर वो अगर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स है, उसके ऊपर इन्होंने बताया। अगली बार उन्होंने बताया कि मैं बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखूंगा कि उनकी जो बॉडी है वो किसी भी सेल से बनी है, उनकी बॉडी किसी टिश्यू से बनी है या फिर पूरा ऑर्गन लेवल या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने वाला हूँ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइप से खाना खा रहा है, किस टाइप से अपना खाना बना रहा है, कैसे अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा रुको रुको, अभी मेरे को 2 चीज़ें और देखनी है। उन्होंने कहा मैं रिप्रोडक्शन भी देखूंगा कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है क्या, या फिर वो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल और रिप्रोडक्शन करने वाला है। लाइट चली गई, कोई बात नहीं, मैं तो दिख रही हूँ ना, बस काफ़ी उतना। तो उन्होंने कहा कि मैं रिप्रोडक्शन भी देखूंगा कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखूंगा, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो किस टाइप से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो करता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? वो रिलेशनशिप जो कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें उसकी जेनेरिक स्टडी को देख के पता चलता है कि भाई हम उसके पूर्वजों को भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि टर्म फाइलोजेनी किसने दिया था। मैंने अभी फर्स्ट पेज में बताया, तो टर्म फाइलोजेनी किसने दिया था। अब ये जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि जब आर.एच. विटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन किया तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने सही भी की थी। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो हमारा आर.एच. विटेकर आए थे उन्होंने क्या क्या गलतियां सुधारी थी। तो सबसे पहले तो क्या हुआ था ना, एक सेकेंड ना, हाँ, सबसे पहले क्या हुआ था, अर्लियर जो बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गी थी और फंजी थे, मॉसिस थे, इन सबको, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी के सभी को हमने प्लांट में रख दिया। और फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, अगर अभी आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ हम प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में और भी ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे। अभी बस इतने जानो कि आर.एच. विटेकर ने सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल थी, सॉरी आर.एच. विटेकर ने, पहले क्या हुआ था, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास सेल वॉल थी उन सबको प्लांट के अंदर रख दिया। उसके बाद आर.एच. विटेकर ने देखा कि यार ये जो प्लांट है इनके अंदर जो है प्लांट के अंदर सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी होती है, और जैसे ये फंजी है तो उसके अंदर हमें देखते हैं कि भाई काइटिन की सेल वॉल बनी है। तो दोनों को एक किंगडम में तो नहीं रख सकते, तो उन्होंने बाद में किया कि भाई फंजी के लिए मैं अलग से एक किंगडम बनाऊंगा, किंगडम फंजी। तो ये जो गलतियां जो पहले हो रखी थी उनको सुधारने का काम भी आर.एच. विटेकर ने कर दिया। ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैव सेल वॉल इन देयर सेल। हाँ, पहले ये गलती क्यों थी, क्योंकि भाई साइंटिस्ट को लगा कि इस जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मैंने लिखे हैं इन सब के पास तो सेल वॉल है और प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, तो इन सबको मैं प्लांट बोल देता हूँ। पर आर.एच. विटेकर ने बताया
कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, सेल वॉल होना और सेल वॉल किस मटेरियल से बना है दोनों में अंतर होता है, तो उन बेसिस पे हम दोनों को अलग अलग किंगडम में रखेंगे। एक और गलती जो आर.एच. व्हिटेकर ने सुधारी, उन्होंने देखा कि भाई पहले तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है जिन्हें हम अभी साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उनको और जो भी अदर ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकेरियोट्स है, हमने इन सबको एक साथ रख दिया, ऐसे कैसे चलेगा। पहली बात तो ब्लू ग्रीन एल्गी कोई एल्गी नहीं है, एल्गी प्लांट्स में आती है इसलिए मल्टी सेलुलर हो सकती है, यूकेरियोटिक होती है। मल्टी सेलुलर हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, बट यूकेरियोटिक होती है क्योंकि वो एक प्लांट है, तो प्लांट के अंदर यूकेरियोटिक सेल होता है। तो एल्गी तो यूकेरियोटिक होती है, लेकिन ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये कोई एल्गी नहीं है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है इनके पास। इसलिए साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है, पर ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी नहीं है, और ब्लू ग्रीन एल्गी ही साइनोबैक्टीरिया है। इजी। तो इन दोनों को साथ में रख दिया। अब ये दिक्कत भी आर.एच. व्हिटेकर ने सॉल्व की कि भाई नहीं, एल्गी एक यूकेरियोटिक है और जो साइनोबैक्टीरिया है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी, वो एक प्रोकैरियोटिक है, तो उनको ऐसे अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा और इसको हमें मोनेरा की किंगडम में डालना पड़ेगा। इसे हम प्लांट के साथ नहीं रख सकते, इसे हम यूकेरियोटिक वाली क्लास में नहीं रख सकते। ये गलती उन्होंने सुधारी। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया है। कैसे देखा उन्होंने ये? उन्होंने देखा कि भाई जो हमारा क्लाइमाडोमोनास होता है और जो स्पायरोगायरा होता है, उन दोनों को हमने एल्गी कह दिया, दोनों को एक साथ एल्गी कह दिया। जबकि जो हमारा क्लाइमाडोमोनास होता है वो यूनिसेलुलर है, स्पायरोगायरा जो होता है वो मल्टी सेलुलर एल्गी, एल्गी दोनों है, लेकिन क्लाइमाडोमोनास यूनिसेलुलर है, स्पायरोगायरा एक मल्टी सेलुलर एल्गी है, तो उन दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता ना। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन था, इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप जो कि फंजी का है और ऑटोट्रॉफिक ग्रुप जो कि प्लांट का है। देखो, अगर यहाँ से लेके जो भी टॉपिक है थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, एक पैराग्राफ हम एनसीईआरटी का खत्म करते हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे शॉर्ट के अंदर सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे, ताकि आपको ना पढ़ने में दिक्कत ना हो और इजीली समझ में आए कि अभी हमने इस पैराग्राफ में क्या क्या गलतियां सुधारी है। ठीक है।